मेरे प्रिय साथियों, भाई बहनों, ठीक है। एक बार फिर से आपका अपना सा चैनल ब्लू प्लैनेट स्टडीज पर स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। तो मैं पिछली कक्षा में मैंने है सो लाप्लास का निहारिका और जो आपका था इमिलवल कांड का गैसीय परिकल्पना, ये टॉपिक कवर करवा रहे थे। और इसमें से आप सभी लोग देख रहे होंगे, ठीक है, कि विशेष रूप से झारखंड सहायक आचार्य भर्ती आपका यदि पेपर 4 है और वहां यदि आप विषय भूगोल लिए हैं तो पहला टॉपिक आपका यही है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना। या आगामी आप जेएसएससी टीजीटी भर्ती इसको भी आप देख रहे हो 2024 में आने वाला है, जहां का पेपर 2 का भी सिलेबस हमारा सेम है। तो परीक्षा में आने वाले जितने भी सवाल है या जो पूछा गया है पिछली बार, तो मैं उसको भी कवर करवाने का प्रयास किया हूँ। चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिएगा। पहला प्यारा सा एक सवाल दिया है और आसान सा, ठीक है, कि इनमें से कौन सा अद्वैतवादी संकल्पना के विद्वान हैं। समझे। अद्वैतवादी हम लोग कहाँ पढ़े यार, आपको पता होगा कि मैंने पहला इंट्रोडक्शन क्लास में से ही बताया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दो प्रकार की थ्योरियां हैं, एक आरंभिक, समझे, और एक हमारा आधुनिक। आधुनिक में आज का हमारा बिग बैंग थ्योरी वगैरह सारे रिसर्चर वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। आरंभिक थ्योरी हमारा दो भाग में बट गया था, एक था एक त्वरक जिसे कहते थे क्या हम लोग अद्वैतवादी, और एक था द्वैतवादी जिसे बोला जाता था द्वैतारक संकल्पना, ठीक है। एक तारक और द्वैतारक में अंतर क्या था यार, एक तारक और द्वैतारक में हमारा यही था एक प्रकार से, ठीक है। अगर हम लोग मान लिया जाए सीधा सा कि एक तारक का मतलब जिन्होंने माना था कि पृथ्वी का उत्पत्ति या सारे प्लैनेट्स का उत्पत्ति एक तारे से हुई है, एक अद्वैत तारक में से अर्थात द्वैतवादी में इनका ये मानना था, समझे, कि एक प्रकार से आपका है सो दो तारे से हुई। तो वही पूछा है कि इनमें से कौन सा है जो अद्वैतवादी संकल्पना पर आधारित है। चैम्बरलिन, मोल्टन, अच्छा अर्थात है दोनों ए भी हो गया, सॉरी, ठीक है। ए आपका ही ऑप्शन हो जाएगा, समझ लीजिएगा, इसको आप काट दीजिएगा, सीधा ए सी डी है। चैम्बरलिन, मोल्टन है और कांट है और रसेल है अद्वैतवादी, समझे। तो एक तारक परिकल्पना बताओ, मैंने जो इमैनुअल कांट का आपका गैसीय परिकल्पना या जो आपका वायवीय राशि परिकल्पना पढ़ाया था, ये सिंपल किस तथ्य पर आधारित था, एक तारक परिकल्पना पर आधारित था। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि इमैनुअल जो कांट थे उन्होंने केवल एक तारे को आधार माना था, जो कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति का आधार पर बताया था कि पदार्थ टकराए थे, आगे जाकर के सारे पदार्थ टकराए और आगे जाकर के नौ छल्ले के रूप में ग्रह विकास हो गए। तो इनमें से अद्वैतवादी अर्थात एक तारक कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चैम्बरलिन, मोल्टन का आपको याद रखना है कि ग्रहाणु परिकल्पना की अगर बात कर ले, रसेल का द्वैतारक परिकल्पना की बात कर ले, ये दोनों जो इनका है चैम्बरलिन, मोल्टन और रसेल, ये द्वैतारक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं यार, ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर आप कमेंट करके जाना यार। अगला आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, गैसीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। गैसीय परिकल्पना जिसे हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, इसको दूसरा नाम से जाना जाता है, किसे, वायव्य राशि परिकल्पना भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है, वायव्य राशि परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। अर्थात गैसीय या वायव्य राशि परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया था, ऑप्शन ये है इमैनुअल कांट, लाप्लास, अच्छा लेप्लेस हो गया है, सुधार लीजिएगा, लाप्लास, रसेल या बफन, ठीक है। कौन सा है प्रकार, सब जल्दी बता दो ऑप्शन के अकॉर्डिंग। गैसीय परिकल्पना था तो वायव्य राशि परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया था, तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये भाई साहब। कब दिए थे, तो इनका दिया गया था कब हमारा, तो याद रखिएगा 1755 ईस्वी में, ठीक है। कब प्रस्तुत किया गया था, 1755 में। ऑप्शन आपको भी दिख रहा होगा लाप्लास, जो कि आपको 1796 में आपको ऐसा मालूम होना चाहिए कि लाप्लास के द्वारा कौन सा दिया गया था, निहारिका परिकल्पना, जो कि एक प्रकार से किसका संशोधन था, इमैनुअल कांट का। रसेल का आपको याद होगा द्वैतारक परिकल्पना ऐसो प्रस्तुत की गई थी, समझे, जो कि द्वैतवादी सिद्धांत पर आता है, ठीक है। कामटे बफन आपको दिख रहा है, समझे। आप यदि जान रहे होंगे इनकी परिकल्पना तो आप लोग इसको कमेंट में देना हमें जवाब, ओके। आगे देख लेते हैं, चल लाप्लास, अच्छा टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, माफ कीजिएगा। लाप्लास कहाँ के विद्वान थे, समझे, आपको मैंने थ्योरी डिटेल में पढ़ाया ना। लाप्लास कहाँ के विद्वान थे इसके बारे में पूछा जा रहा है, जर्मनी, फ्रांस, रूस और अमेरिका। तो कहाँ के रहने वाले थे यार लाप्लास महोदय, तो याद रखे रहना कि लाप्लास महोदय आपको कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे, समझे। कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। और इनका थ्योरी का नाम क्या है, समझे, निहारिका परिकल्पना है सो प्रस्तुत किया गया। यहाँ पे आपको कई सारा दिख रहा होगा, जैसे जर्मनी है ऑप्शन में, अमेरिका है, रूस है, समझे। जैसे आटो स्मिथ के आपको रूस के रहने वाले थे, कार्ल वाइजस्कर थे आपके, समझे, जर्मनी आपको दिख रहा है। तो एक से एक विद्वान आपको है ना कि कौन विद्वान कौन सा देश से है, इसका भी एक ट्रिक दूंगा। जिस तरह से हर एक विद्वान का मैंने है सो आपको बताया था ना वीडियो में से कि जैसे कि वाई का मतलब वायव्य राशि मतलब इमैनुअल कांट, ठीक है। ये सारे कुछ आपको ट्रिक मैंने बताया था, तो एक ट्रिक आपको ये भी दे दूंगा
कि कौन से विद्वान कहाँ के रहने वाले हैं, समझे। अगला आप याद रखिएगा, कांट की पुस्तक का नाम क्या था, समझे। इमेलुआ जो कांट थे जिनका सिद्धांत क्या था, वायव्य राशि परिकल्पना या फिर गैसीय परिकल्पना। कमेंट आप जरूर देना यार, ठीक है, कि इसका पुस्तक का नाम क्या था। ऑप्शन ये है यूनिवर्सल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ द हेवेंस, ऑप्शन बी है एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, और ऑप्शन सी है द अर्थ शिफ्टिंग, और इनमें से कोई नहीं, समझे। द अर्थ शिफ्टिंग, इनमें से कोई नहीं। आप जल्दी से कमेंट दे दो अगर आप देख रहे होंगे तो इसका नाम क्या था, जल्दी से, समझे। तो आप देखे होंगे कि मैंने यूनिवर्सल नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द थ्योरी हेवेंस मैंने कहाँ पढ़ाया था, इमैनुअल कांट ने, जो कि इसी बुक में उन्होंने बताया था, जो इनका बुक है, समझे, इसी में इन्हें बताया था कि आद्य पदार्थ थे, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण कई मेटल आपस में टकराया, और टकराने के बाद क्या हो गया कि धीरे धीरे वो अपना घूमने लगा, आगे जाकर के है सो कई छल्ले के रूप में विकास हो गए भाई। चलो ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे यार देखो, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, समझिए किसका बुक है, तो लाप्लास का, जो मैंने बताया। अच्छा, एक सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे मैंने ऑप्शन उठाया है, इस बात को आप याद रखना, ऑप्शन आपको सी दिख रहा होगा, द अर्थ शिफ्टिंग। द अर्थ का मतलब क्या हो गया अपना पृथ्वी, शिफ्टिंग का मतलब क्या हो गया, खिसकना, समझे। इसी पॉइंट से रिलेटेड है। अगर आप यदि हाई स्कूल की परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि पिछली बार जब 2017 जो 16 भर्ती आई थी, 2017 के एग्जाम में टीजीटी भर्ती जेएसएससी के द्वारा ये सवाल पूछ लिया गया था कि अर्थ शिफ्टिंग किसके द्वारा है सो लिखा गया है, समझे। तो याद रखिएगा चार्ल्स हैपवुड, ठीक है, याद रखिएगा कि इनका किसके द्वारा दिया गया था, तो याद रखना है आप सभी को, चार्ल्स हैपवुड, ठीक है, याद रखिएगा कि किसके द्वारा दिया गया था, तो चार्ल्स हैपवुड के द्वारा। अच्छा, इस बुक में से क्या बताया गया था, सिंपल देखो, नाम से आप पकड़ लेंगे, द अर्थ शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकना यार, ठीक है। कहाँ के रहने वाले थे चार्ल्स हैपवुड, तो याद रख लीजिएगा ये रहने वाले कहाँ के थे, यूएसए के रहने वाले थे। ये पिछली बार टीजीटी भर्ती में है सो पूछा गया सवाल है हूबहू, ठीक है। आप टेंशन मत लेना, मैं टीजीटी का भी है ना सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा, ताकि आप सहायक आचार्य आप दे रहे होंगे या आने वाले आप 2024 जो भर्ती आने वाला है हाई स्कूल का, वहां पेपर 2 का तैयारी करोगे, ताकि आपको लगेगा कि हाँ फ्री में जो आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आपको भले फ्री लग रहा है, काफी मेहनत लग रहा है, आपको ये लग जाएगा कि हाँ प्रीवियस से यदि ऐसे पूछा है, अगर इस उससे अगर अपर लेवल आपको मैं समझा पा रहा हूँ और आप अगर कुछ सीख रहे हैं, इसका मतलब आपका एक्सिट पक्का आया, ठीक है। सहायक आचार्य में 60 सवाल आने हैं, क्योंकि वहां 3 सब्जेक्ट है, पेपर 4 में हम लोग को लेना है, ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पे, लाप्लास ने अपनी निहारिका की परिकल्पना का प्रतिपादन किस वर्ष किया था, समझे। लाप्लास महोदय के द्वारा, समझे, निहारिका परिकल्पना जो दिया गया था, समझे, जो कोणीय संवेग सिद्धांत पर एक प्रकार से आधारित था, अनुकूल पर आधारित था इनका सिद्धांत, तो ये कब प्रस्तुत किया गया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि मैंने बताया है इंट्रोडक्शन क्लास में से, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1796। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको अभी भी दिख रहे होंगे 1755, समझे। और जो आपको 1755 दिख रहा है, आप कमेंट में देना इसका जवाब कि 1755 में किसके द्वारा थ्योरी है सो प्रस्तुत किया गया था, और वो थ्योरी का नाम क्या था, समझे। आगे अगर बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, ग्रहाणु परिकल्पना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। शायद में भी हो सकता है, हमको जहां तक याद आ रहा है कि टीजीटी में ये भी सवाल किया गया था, समझे, कि ग्रहाणु परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। हालांकि देखो ये थोड़ा मैंने ये परिकल्पना है सो मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, हालांकि ऑब्जेक्टिव के बाद आपको ऐसो तुरंत आपको मैं वीडियो दे दूंगा। ग्रहाणु एक बच रहा है हम लोग का, समझे। आप बता ही देते हैं किसके द्वारा दिया था, तो चैमलिन मोल्टन का। चैमलिन मोल्टन का जो ग्रहाणु परिकल्पना है, जो कि द्वैतवादी सिद्धांत में आता है। आरंभिक में 2 है ना, समझे, एक तारक और द्वैतारक, जिसे कहते हैं अद्वैतवादी और अद्वैतवादी। पिछली जो मैंने हम लोगों ने कांट को पढ़ा, लाप्लास को पढ़ा, ये एक प्रकार से अद्वैतवादी सिद्धांत पर आधारित है, जो कि एक प्रकार से हमारा एक तारक परिकल्पना। तो द्वैतवादी में आता है, अभी हम लोग द्वैतवादी में घुसते नहीं है, जस्ट इसका भी थ्योरी समझाएंगे, और ये ग्रहाणु परिकल्पना में इन्होंने क्या बोला है, समझे, ये सारा कुछ देखेंगे, ठीक है। हॉयल न्यूटन आपको पता होगा, अभिनव तारे की परिकल्पना, समझे, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और रसेल का आपको याद होगा द्वितारक परिकल्पना, जो कि इसके बारे में भी हम लोग चर्चा जरूर से करेंगे। तो याद रखिएगा, मे भी ये भी पूछा गया पिछली बार टीजीटी में से। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है यार, समझे, निहारिका परिकल्पना किस प्रतिमान से सूर्य व ग्रहों के बीच कोणीय संवेग वितरण की मुख्य समस्या है। पिछली बार ये भी पूछा गया था ना, समझे, किस पर समस्या है, समझे। तो ये पूरी तरह से दिया गया है कि एक सिंपल सा सवाल याद रखिएगा,
टीजीटी, ठीक है। टीजीटी जो हमारा जेएसएससी जो कंडक्ट करता है, याद रख लीजिएगा आप लोग। तो पिछली बार टीजीटी भर्ती 2017 में एग्जाम, 16 में फॉर्म आया था, 17 में जो परीक्षाएं हुई थी, समझे। तो आप याद रखिएगा पिछली बार टीजीटी भर्ती में ये हूबहू सवाल पूछ लिया गया था, समझे। आप देख लो, चाहे आप सहायक आचार्य दे रहे होंगे या आप टीजीटी भर्ती की तैयारी करोगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ देखो क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। बताओ, लैंग्वेज केवल चेंज है, क्या इस थ्योरी के बारे में मैंने नहीं समझाया है क्लास में? आपको मैंने जो वीडियो है उसमें समझाया है कि निहारिका परिकल्पना का किस प्रतिमान, ठीक है, मतलब जो एक संबंध होता है, रिलेशनशिप जो होता है, ठीक है, सूर्य व ग्रहों के बीच, इन दोनों के बीच के संबंध के बारे में कोणीय संवेग। अब क्या होता है कोणीय संवेग, मैंने बताया आपको क्लास में से। कोणीय संवेग का वितरण की मुख्य समस्या क्या है, ठीक है, किसके द्वारा बताया गया था? तो बताओ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सीधा सा पकड़ लिए होंगे, क्योंकि कोणीय संवेग संरक्षण जो था वो किसमें मैंने पढ़ाया था? मूल ग्रहों का प्रतिमान नहीं यार, ठीक है, ज्वार भाटा नहीं होगा, जेम्स जीन्स चैप्टर नहीं होगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी, लाप्लासियन प्रतिमान, क्योंकि लाप्लास महोदय के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया था निहारिका परिकल्पना, इन्होंने बताया था, समझे, कि पूरी तरीके से जब त्रिज्या घटती है किसी भी वस्तु का, ठीक है, तो हमारा उसका क्या होता है? वेग बढ़ जाता है, समझे। आकार जब बढ़ते हैं तो त्रिज्या भी क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। तो उसी के आधार पर लाप्लास महोदय ने, इसलिए याद रख लीजिएगा, ठीक है, पूछ देगा सवाल यहां से, हो सकता है लैंग्वेज घुमा करके, कि किस विद्वान के द्वारा, समझे, कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित थ्योरियां अनुकूल के रूप में प्रस्तुत की गई थी। तो वो किसका था? लाप्लास का निहारिका। तो याद रखिए कि समस्या का वर्णन कौन करता है? लाप्लासियन प्रतिमान के द्वारा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, संशोधित निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? अब देखो याद रखे रहना, समझे, संशोधित निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसके द्वारा है सो किया गया था? उत्तर मालूम है? समझे, समझे। ऑप्शन याद रख लीजिएगा, ऑप्शन आपको ये दिख रहा होगा, लाप्लास, ऑप्शन बी है मॉल्टन, ऑप्शन सी है हॉयल लिटिल्टन, ऑप्शन डी है कार्ल वाइजर्सकर, ठीक है। लाप्लास है, मॉल्टन है, हॉयल लिटिल्टन है, समझे, और वाइजर्सकर, समझे। तो याद रख लीजिएगा, ठीक है। देखो आप याद रखना, सबसे पहले अगर यहाँ आधार पूछता ना, समझे, संशोधित, देखो वर्ड का खेला है यार, इस बात को याद रखना। अगर पूछ लेगा कि निहारिका परिकल्पना का आधार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो वो था गैसीय परिकल्पना, इमैनुअल कांट महोदय के द्वारा, क्योंकि निहारिका का डिफिनेशन ही क्या है? गैसों का जो बादलों का समूह है वो हमारा निहारिका। तो सबसे पहले आधार 1755 में ही किन्होंने बताया? गैसीय परिकल्पना, जो वायव्य राशि परिकल्पना जो इमैनुअल कांट महोदय के द्वारा दिया गया 1755 में। तो सबसे पहले आधार किसने बताया? इमैनुअल कांट। परिकल्पना के रूप में सबसे पहला प्रस्तुत किसने किया? लाप्लास ने। यदि आप पूछ, समझे, यदि पूछ लेगा आप सभी को कि संशोधित निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन, जब संशोधन पूछेगा तो याद रख लीजिएगा कार्ल वाइजर्सकर होगा, ठीक है, जो आगे जाकर के 19 ईस्वी, हम ईस्वी कुछ भूल रहे हैं, ठीक है, समझे, 1900, समझे, 1950 ईस्वी में जाकर के आपका है सो संशोधित किया है किसके द्वारा? आप याद रख लीजिएगा, कार्ल वाइजर्सकर के द्वारा। आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो कार्ल वाइजर्सकर के द्वारा जो 1700, देखो ये 1796 में जो अपना 1796 ईस्वी में किसने प्रस्तुत किया? समझे, लाप्लास ने। 1755 में आधार किसने माना? तो वो माना किसने? इमैनुअल कांट ने। और इस 1796 में आगे जाकर के 1950 में कार्ल वाइजर्सकर ने भी इसे संशोधित कर दिया, ठीक है। एक एक टॉपिक को डिटेल में आपको समझाने का कोशिश रहेगा और धीरे धीरे आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा कि कहीं पर भी दिक्कत ना हो। सहायक आचार्य दे रहे हैं तो 60 में से 50 प्लस कम से कम नंबर वहां से मेरा आना चाहिए। और यदि आप टीजीटी भर्ती का तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, तो 150 में से टारगेट रखा जाएगा हम लोग का कि 140 प्लस सवाल हम लोगों को करके आना है, ताकि अपनी सीट एक अवश्य रूप से पक्का कर लेना है। तो कार्ल वाइजर्सकर के बारे में अभी मैंने हॉयल लिटिल्टन का आपको पता होगा, अभिनव तारा है, चमलील मोल्डन ग्रहाणु है, बाकी ये सब कुछ, समझे, एक से एक परिकल्पना आपको ऐसे सारे कुछ आपको बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में निहारिका परिकल्पना का प्रस्तुत करने का श्रेय किसको दिया जाता है? देखो, जब प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाएगा, समझे, तो प्रस्तुत करने का श्रेय किसको दिया जाता है? देखो, आधार किसने रखा था? आधार रखा था किसके द्वारा? इमैनुअल कांट महोदय के द्वारा, समझे। तो इस बात को आप याद रखें ना, प्रस्तुत अगर पूछ लेगा, समझे, प्रस्तुत का मतलब क्या होता है? समझे, प्रस्तुत का भी मतलब होता है यार जिन्होंने आधार किया, ठीक है। अगर प्रतिपादन पूछ लेगा, समझे, कि प्रतिपादन किसने किया है, तो प्रतिपादन का मतलब क्या हो गया? जिनका आधार से आपको आगे जाकर के है सो जो एक मूल रूप से विचारधारा पर आधारित हो। अब बताओ,
प्रस्तुति जो किया था इस ससुरा, ठीक है, आपको पता हो कि संवेग संरक्षण जो आपका था, कोणीय संवेग, अरे सॉरी यार, बार बार संवेग संरक्षण आ जा रहा है, कोणीय संवेग जो आपकी थी उस थ्योरी के आधार पर था, क्या था, जस्ट उल्टा ही बोला था। इसीलिए केवल प्रस्तुत के आधार पर ये प्रतिपादन कौन किए, कोणीय संवेग के आधार पर, लाप्लास महोदय। तो जब हम लोग को पूछ लेगा कि प्रतिपादन कौन किए थे, तो लाप्लास, और यदि प्रस्तुत करने का, देखो ये कल्पना ना किया था, समझे, जो इमेनुअल कांट था 1755 ईस्वी में कल्पना ना किया था, समझे, और इसका वैसे भी थ्योरी मान्य नहीं था, क्योंकि ये संवेग संरक्षण कोणीय संवेग के जस्ट क्या था, अपोजिट में दिए थे। तो याद रखना कि ऑप्शन जब पूछ लेगा परिकल्पना का प्रस्तुत करने का श्रेय तो किसके द्वारा, इमेनुअल कांट महोदय के द्वारा सो दिया गया था। इस बात को आप सभी लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। जो वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा होगा, समझे, तो आप जरूर कमेंट करके लाइक करके जाना कि हाँ भाई साहब कुछ तो हमको मदद मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस विद्वान की संकल्पना का न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के सिद्धांत पर आधारित थे, इमेनुअल कांट, यहाँ सॉरी आप सुधार लेना, लाप्लास, बफन या रसेल। 4 विद्वान आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, आप जल्दी से कमेंट कर दो, समझे, कि आपके है सो इसमें से अगर बात कर लेते हैं तो इमेनुअल कांट है, लाप्लास है, बफन है और रसेल, समझे। ऑप्शन कोडिंग क्या हो जाएगा बताओ, किसने ग्रेविटेशनल फोर्स को, यार किसने भी ग्रेविटेशनल एनर्जी को अपना आधार बताया था, तो किसने बताया था, इमेनुअल कांट महोदय के द्वारा, समझे। इन्होंने बताया था 1750 में, सॉरी 55 में, कि जो असंख्य बादलों का जो समूह थे, जो निहारिके थे, उसमें जो छोटे छोटे मेटल थे, पदार्थ थे, समझे, वो पदार्थ क्या हुए, आपस में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण शुरुआत में सो अभिकेंद्रीय बल अधिक हो गया था, और अभिकेंद्रीय बल अधिक होने के कारण फिर सो अपकेंद्रीय बल अधिक हुआ, जिससे नॉट चला, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण टकरा थे, इसलिए आधार किसने माना था, इमेनुअल कांट ने। तो मैंने प्रयास किया आपको कि प्रीवियस इस टॉपिक से 2-3 सवाल जिससे पूछे गए थे, पिछली बार जब शिक्षक भर्ती हुई थी तो वहां पर, और बाकी मैंने प्रयास किया कि किस आधार पर क्वेश्चन और आ सकते हैं। अभी करवाएंगे एक से एक सीरीज लेकर के। देखो मेरा प्रयास ना कि सबसे पहले जो भी टॉपिक, जैसे तो मैं हम लोगों ने देखा कि 2 टॉपिक कंप्लीट किया अद्वैतवादी के अंतर्गत, एक तारीख के अंतर्गत, ये 2 टॉपिक से लगभग आपको 10 सवाल मैंने करवा दिया। आगे चैम्बरलिन मोल्टन का है, जीन जैफ्रे का है, उसकी थ्योरियां क्या बोली गई है, नहीं बोला गया है, ठीक है, वो द्वैतवादी थ्योरी जैसे पढ़ेंगे फिर सवाल आएगा। फिर ओवरऑल जब नेबुलर हाइपोथेसिस जब पूरा आप लोग कंप्लीट करवा देंगे तो वहां से फिर आपको सवाल है सो आने पूरा एक लगभग जितना भी 40-50 जितना भी निकलेगा आपको पूरा है सो कंप्लीट करवा करके आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। ओके, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप जरूर है सो लाइक करके जाना वीडियो, और आप यदि तो चाहते हो जल्दी से वीडियो तो आप ये भी कमेंट लिखना, कमेंट में आप लिखना ना भूलिएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ठीक है। जितना भी हमारा ज्योग्राफी के अंतर्गत जो भी सिलेबस में दिया है, पार्ट 1 सिलेबस में, पार्ट 2 सिलेबस में, मेरा प्रयास है कि जल्द से जल्द आपको कवर करवा दिया जाए, समझे। और आपको किस टॉपिक का वीडियो चाहिए जरूर कमेंट करना, वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा आप ये भी कमेंट करके जरूर जाना। ओके चलिए ठीक है, थैंक यू।